हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि हमारा शरीर सिर्फ हमारे अपने डीएनए से बना है, बिल्कुल एक बंद किले की तरह, है ना? लेकिन आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारी बायोलॉजिकल पहचान के इस पूरे भ्रम को ही चुनौती देती है। जरा इस विचार पर गौर कीजिए। दूसरे लोग ना केवल हमारे दिमाग के अंदर हैं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद हैं। सुनने में थोड़ा बेचैन करने वाला लगता है ना? लेकिन विज्ञान के नजरिए से ये एक ऐसा विस्मयकारी सच है जो हमारी इंडिविजुअलिटी या व्यक्तिगत पहचान के कंसेप्ट को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। अब समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। इसे बायोलॉजिकल भाषा में माइक्रोकाइमेरिज्म कहते हैं। सरल शब्दों में, जब एक शरीर किसी दूसरे व्यक्ति के डीएनए या कोशिकाओं को धारण करता है। और सबसे दिलचस्प बात, इसकी शुरुआत सबसे आम तौर पर प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान होती है। एक माँ और उसके अजन्मे बच्चे के बीच सिर्फ पोषण ही नहीं बंटता, बल्कि बड़े पैमाने पर कोशिकाओं की अदला बदली भी होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कोशिकाएं शरीर के बैरियर को कैसे पार करती हैं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प चरणों में होती है। प्रेगनेंसी के सिर्फ 4 से 5 हफ्तों के भीतर ही भ्रूण यानी फीटस की कोशिकाएं प्लेसेंटा को पार करके सीधे मां के ब्लड स्ट्रीम में एंट्री ले लेती हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद ये गायब हो जाती हैं। बिल्कुल नहीं। ये कोशिकाएं मां के अलग अलग अंगों में दशकों तक एक स्थायी जेनेटिक हिस्से की तरह मौजूद रहती हैं। अब PLOS1 की एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। ये बाहरी कोशिकाएं सिर्फ खून तक ही सीमित नहीं रहती, मानव शरीर के सबसे कड़े सुरक्षा घेरे यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को भी ये पार कर जाती हैं और सीधे मस्तिष्क के अंदर जाकर अपनी जगह बना लेती हैं। मतलब दिमाग का वो बैरियर जो किसी भी बाहरी चीज को अंदर जाने से रोकता है, उसे भी ये कोशिकाएं बड़ी आसानी से बाईपास कर लेती हैं। और आपको अंदाजा है कि ये कितने बड़े पैमाने पर होता है? पूरे 63%। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन महिलाओं को कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी नहीं थी, उनमें से 63% के दिमाग में मेल डीएनए यानी पुरुष डीएनए मौजूद था। विशेष रूप से Y क्रोमोसोम वाला DUYS14 जीन मस्तिष्क के कई अलग अलग हिस्सों में पाया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बेटे को जन्म देने वाली माँ के दिमाग में उसके बेटे का डीएनए हमेशा हमेशा के लिए बस सकता है। इसी रिसर्च में एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। अल्जाइमर रोग से पीड़ित महिलाओं के दिमाग में इस मेल माइक्रोकाइमेरिज्म की मात्रा काफी कम देखी गई। अब ये एक बहुत ही जटिल पहेली की तरफ इशारा करता है। क्या इन फीटल कोशिकाओं की मौजूदगी किसी तरह से दिमाग की रक्षा करती है? इस सवाल ने वैज्ञानिकों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये कोशिकाएं शरीर के लिए हमलावर हैं या हीलर? ये शायद माइक्रोकाइमेरिज्म का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पैराडॉक्स है। एक तरफ ये फीटल कोशिकाएं किसी बाहरी हमलावर की तरह बर्ताव कर सकती हैं और शरीर में ऑटो इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर कर सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही कोशिकाएं स्टेम सेल की तरह काम करती हैं जो चोट लगने पर डैमेज टिश्यू की मरम्मत करने पहुंच जाती हैं। एक ही सिक्के के दो बिल्कुल अलग पहलू। ऑटो इम्यून बीमारियों का ही उदाहरण ले लीजिए। स्टडीज दिखाती हैं कि सिस्टमिक स्क्लेरोसिस या हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस जैसी बीमारियों से प्रभावित महिलाओं के त्वचा, लीवर और थायरॉइड में ये कोशिकाएं एक साथ जमा हो जाती हैं। ये अक्सर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद होने वाले ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन जैसा ही होता है, जहां ये बाहरी कोशिकाएं शरीर के अपने ही इम्यून सिस्टम से लड़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। यही फीटल कोशिकाएं पावरफुल प्रोजेनेटर सेल्स का काम भी करती हैं। शरीर में कहीं भी चोट लगे, चाहे फेफड़ों में हो या कोई ट्यूमर बन रहा हो, ये कोशिकाएं तुरंत मां के टिश्यूज की मरम्मत करने दौड़ पड़ती हैं। घाव भरने में तो ये कमाल का काम करती ही हैं। साथ ही ये कैंसर के खिलाफ एक तगड़ा इम्यून सर्विलांस भी देती हैं, जिससे ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है। तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? चलिए इस आजीवन जैविक बंधन को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, ये सेल्यूलर एक्सचेंज वन वे नहीं है, बल्कि पूरी तरह से बाई डायरेक्शनल है। इसका मतलब है कि सिर्फ माँ ही नहीं, बल्कि बच्चे भी अपनी माँ की कोशिकाओं को उम्र भर अपने शरीर में लेकर चलते हैं। और तो और, हो सकता है कि हमारे शरीर में हमारे बड़े भाई बहनों या किसी वैनिश्ड ट्विन यानी विलुप्त हो चुके जुड़वां की कोशिकाएं भी हमेशा के लिए मौजूद हों।
रिसर्चर्स ने स्वस्थ वयस्कों के खून में मैटरनल कोशिकाओं को आसानी से खोज निकाला है। सबसे कमाल की खोज तो तब हुई जब टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों में यही मात्र कोशिकाएं डैमेज टिश्यू की मरम्मत करती हुई पाई गईं। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल बॉन्ड है जो जन्म के दशकों बाद भी बना रहता है। ये साबित करता है कि माँ और बच्चे का रिश्ता सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि एक गहरे सेलुलर लेवल पर भी हमेशा कायम रहता है। तो कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक सवाल के मोड़ पर लाके खड़ी कर देती है। अगर इंसान का शरीर और दिमाग परमानेंट रूप से माताओं, बच्चों और भाई बहनों की डीएनए से बसा हुआ है, तो क्या कोई भी इंसान वास्तव में बायोलॉजिकली स्वतंत्र है? क्या हम कभी भी पूरी तरह से अकेले होते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो हमारी पहचान के मूल अर्थ को ही बदल देता है। हमारा शरीर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि उन सब का एक जीता जागता म्यूजियम है जिनसे हम जुड़े हुए हैं। सोचने वाली बात है ना?